Hello everyone, welcome to Life Science Notespedia. I hope you all are doing extremely well. So, today we will learn about endoplasmic reticulum. What is the structure of endoplasmic reticulum, its type, and the functions of the endoplasmic reticulum? So, let's start the topic. Endoplasmic reticulum is the largest single membrane bound intracellular compartment. बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER एक सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा लार्ज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ये सिंगली इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन रहती है बाउंड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट इंट्रासेलुलर मतलब ये सेल के अंदर का एक कंपार्टमेंट कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड एंड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. बेसिकली ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है क्लोज्ड और फ्लैटेंड मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन रहती हैं वो क्लोज भी रहती हैं और फ्लैट रहती हैं स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. ER जो है ये एक तरह का ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. दैट फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन इनक्लोज सैक्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज सिस्टर्नी. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह का ऐसा ऑर्गेनल रहता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. दैट फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन मतलब ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में और सैक्स के थ्रू इनक्लोज रहती हैं एक दूसरे से. इसको ये जो सैक्स रहता है इसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग बोल सकते हैं और जो इसका मेन नाम होता है वो क्या होता है सिस्टर्नी. द इनक्लोज कंपार्टमेंट इज कॉल्ड ER ल्यूमेन. जो इनक्लोज ये जो कंपार्टमेंट होता है इसके अंदर का जो भी पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं ER ल्यूमेन बोलते हैं. एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर दिस इज द ल्यूमेन. ये ल्यूमेन है ये ल्यूमेन इसे सब हम ल्यूमेन बोलते हैं ये ER ल्यूमेन. ER मेम्ब्रेन्स आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव. ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती है मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो भी मेम्ब्रेन होती हैं. इंट्रैक्ट विद द साइटोस्केलेटन से इंट्रैक्ट भी करती हैं एंड कंटेन डिफ्रेंशिएटेड डोमेन्स स्पेशलाइज फॉर डिस्टिंक्ट फंक्शन. और ये बहुत सारे डोमेन्स को भी कंटेन करती हैं जो कि अपना एक डिस्टिंक्ट फंक्शन के लिए मतलब हर एक डोमेन एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो कि डिस्टाइंड होता है मतलब उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द न्यूक्लियर पोर. और ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर पोर से ही स्टार्ट हो जाती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाती हैं. ये देखिए आप देख सकते हैं कि सारी मेम्ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ऑलमोस्ट. और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये इसे हम सैक्स बोलते हैं यानी कि सिस्टर्नी भी इसे हम कह सकते हैं. ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ऐसी मेम्ब्रेन जिस पर राइबोसोम्स बाउंड रहते हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं क्योंकि जो सरफेस होती है वो रफ रहती है. और ऐसी मेम्ब्रेन जिस पर राइबोसोम्स बाइंड नहीं रहते हैं उनकी सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है इसलिए उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. और यही दो टाइप होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी. जो जनरल स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम एक नंबर ऑफ नेटवर्क है सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है जिसे हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं. दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय साइटोस्केलेटन. ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको आपस में इंटैक्ट रखता है कौन साइटोस्केलेटन. द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इनक्लोजेज द सिस्टर्नल स्पेस. जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है वो सिस्टर्नल स्पेस को इनक्लोज की रहती है यानी कि ल्यूमेन को. विच इज़ कॉन्टिन्यूस विद द पेरीन्यूक्लियर स्पेस बट सेपरेट फ्रॉम द साइटोसॉल. जो कि न्यूक्लियर स्पेस से ये कंटिन्यूस रहती है उसके साथ साथ ये बनती जाती है पेरीन्यूक्लियर स्पेस से लेकिन ये साइटोसॉल में ये सेपरेट रहती है. साइटोसॉल से मिक्स नहीं हो जाती इससे सेपरेट रहती है. हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये साइटोसॉल है एंड दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ ER. द फंक्शंस ऑफ endoplasmic reticulum can be summarized as the synthesis and the export of protein and membrane lipids but varies between ER and cell type and the cell function. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है इसको हम लोग समराइज कर सकते हैं कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस भी करती है और प्रोटीन और मेम्ब्रेन लिपिड की और इसको ट्रांसपोर्ट करने में इसका मेन रोल होता है. बट ये सेल टू सेल ER टू ER और सेल फंक्शन पे ये डिपेंड करता है ये वैरी करता रहता है. ER membranes are differentiated into rough and smooth regions. Hence, the endoplasmic reticulum is differentiated into rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. जो ER की जो मेम्ब्रेन होती है वो रफ भी हो सकती है और स्मूथ रीजन भी उस पर पाए जाते हैं इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट डिपेंड्स ऑन वेदर राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद देयर साइटोप्लाज्मिक सर्फेसेस और नॉट. ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी मेम्ब्रेन कौन सा ER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा और कौन सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये इस पर डिपेंड करता है कि उस पर राइबोसोम अटैच्ड है या नहीं उसकी साइटोप्लाज्मिक सर्फेस पर.
रीजन्स ऑफ ER दैट लैक बाउंड राइबोसोम्स आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हम लोग ट्रांजिशनल ER भी कहते हैं। ऐसा रीजन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसपे राइबोसोम अटैच ना हो, उससे बाउंड ही ना हो, उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसको कभी कभी ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। The membrane and the luminal spaces of the ER are normally continuous throughout the cell. That rough endoplasmic reticulum and SER form an interconnected membrane system. ये जो rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum होता है वो आपस में ये भी एक तरह का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ही रहता है। ये ऐसा डिफ्रेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते कि हाँ ये इसका अलग ही ये अलग है तो ये इस पर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर प्रेजेंट है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट ये कंटिन्यूस ही रहती हैं, दोनों आपस में रहती हैं। ऐसा रीजन जहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और जहाँ पर राइबोसोम पाए जा रहे हैं उसकी सरफेस पर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये जो मेम्ब्रेन रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और जो ल्यूमिनल स्पेस होते हैं नॉर्मली एक दूसरे से कंटिन्यूस रहते हैं, मतलब इंटरकनेक्टेड ही रहते हैं। When cells are disrupted by homogenization, जब हम सेल को जब डिस्टर्ब करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं, द ER ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट, तब ER के फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, उसमें ये ब्रेक हो जाती है, एंड रीसीव्स इनटू स्मॉल वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोसोम्स। तब ये पहले तो ब्रेक हो जाती है और वापस ये अटैच होकर के स्मॉल वेसिकल का फॉर्मेशन करती है, इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम्स। चलिए अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, विच इज़ द पार्ट ऑफ endoplasmic reticulum. The surface of the rough endoplasmic reticulum is studded with protein manufacturing ribosomes, giving it a rough appearance. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है उस पर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग राइबोसोम यानी कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम वो उस पर अटैच रहते हैं, गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस, जो इसको एक रफ अपीयरेंस देते हैं, मतलब देखने में ये रफ लगती है, नॉट स्मूथ। द बाइंडिंग साइट ऑफ द राइबोसोम ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्रांसलोकॉन। ट्रांसलोकॉन एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर राइबोसोम आकर के बाइंड करता है ER से। However, the ribosomes are not stable part of this organelle structure, जबकि राइबोसोम जो रहता है ये इस ऑर्गन के मतलब ER का जो भी स्ट्रक्चर होता है ये हमेशा इसमें बाइंड नहीं रहते, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ये स्टेबल पार्ट नहीं है ER की स्ट्रक्चर से। एज दे आर कॉन्स्टेंटली बींग बाउंड एंड रिलीज फ्रॉम द मेम्ब्रेन, क्योंकि वो बार बार बाउंड भी होते रहते हैं और मेम्ब्रेन से हटते भी रहते हैं, मेम्ब्रेन से रिलीज भी होते रहते हैं। अगर ये बाउंड रहते हैं तो ये कहलाता है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर ये नहीं रहते हैं, उसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं, उसको स्मूथ अपीयरेंस देते हैं तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। The membrane of rough endoplasmic reticulum forms large double membrane sheets that are located near the outer layer of the nuclear envelope. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट का फॉर्मेशन करती है, जो कि जो न्यूक्लियर एनवेलप रहता है उसके बाहर की लेयर पर प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीम टू अराइज फ्रॉम द रफ ER बाय द डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब राइबोसोम का डिटैचमेंट हो जाता है तो वो जो रीजन कहलाता है वो क्या कहलाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा तो वो रफ अपीयरेंस देगा नहीं, और जब रफ अपीयरेंस देगा नहीं तो वो स्मूथ सरफेस बन जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द SER वेरीज बिटवीन द सेल्स। ये सेल टू सेल डिपेंड करता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइज़ क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सेल टू सेल वेरी करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस एंड अदर सिंथेटिक रिएक्शन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो एक तरह की ऐसी साइट होती है जो कि फैटी एसिड की सिंथेसिस भी करता है और दूसरी सिंथेटिक रिएक्शन को भी ये परफॉर्म करता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या कंसिस्ट करता है ये देखते हैं। ट्यूब्यूल्स को ये कंटेंट करता है विच आर लोकेटेड नियर द सेल पेरीफेरी, जो कि सेल की पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, मतलब थोड़ा आउटर साइड पे, सेल वॉल की साइड पे प्रेजेंट होता है, सेल की पेरीफेरी की तरफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। दिस नेटवर्क इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द स्टोरेज ऑफ की एंजाइम। ये जो एरिया रहता है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे बहुत सारे स्टोरेज एंजाइम जो होते हैं उनकी सिंथेसिस भी कर सकता है या फिर उनको स्टोर भी कर सकते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंजाइम, और ऐसे एंजाइम के प्रोडक्ट को भी ये वहाँ पे स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So we discussed about what is endoplasmic reticulum, what is the structure of endoplasmic reticulum, its type, and now we discussed about what are the functions of endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum serves many general functions including the folding of the protein molecule in sacs called cisterning.
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे इसमें से एक क्या है, जैसे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल की फोल्डिंग इन सैक्स, जिसको कि हम सिस्टर्नी बोलते हैं, मतलब ये सिस्टर्नी में प्रोटीन मॉलिक्यूल की ये फोल्डिंग भी परफॉर्म कराता है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, और ऐसी प्रोटीन की सिंथेसिस हो चुकी है उसको वेसिकल्स में पैक करके उसको गोल्गी प्रोटीन तक ट्रांसपोर्ट भी करता है, ईआर के थ्रू ही होती है। वेरियस अदर फंक्शंस आर एज फॉलोज, अदर फंक्शंस भी इसके हैं। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी प्रोटीन्स मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स आर मूव्ड अक्रॉस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सेक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गई, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होकर के जाती हैं, इसके थ्रू ही इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्रोटीन्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ईआर थ्रू आउट द सेल्स आर मार्क्ड विद टैग्स। ऐसी प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ईआर के थ्रू आउट द सेल, पूरी सेल में उनको टैग से मार्क कर दिया जाता है। मीन्स उसमें कॉल सिग्नल सीक्वेंसेस, उसमें कुछ ऐसे सिग्नल सीक्वेंस डाल दिए जाते हैं जिसके कारण वो डेस्टाइंड हो जाती है कि हाँ इसको इस ऑर्गेनल में जाना है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। सिग्नल सीक्वेंस में जो उसका कुछ अपना एक सीक्वेंस होगा, एक अपना डिस्टिंक्ट सीक्वेंस होगा जो कि ये डिफाइन करता है कि उसको किस ऑर्गेनल में जाना है और क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। It also metabolizes carbohydrates and regulates calcium ion concentration, drug detoxification and attachment of receptors on the cell membrane proteins. ये कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म को भी ये मेटाबलाइज भी करता है इसको ये, और रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका रोल होता है, और अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और ये जब सेल मेम्ब्रेन कोई प्रोटीन होती है उसका जब अटैचमेंट होता है किसी भी अपने लिगैंड से, तो उसमें भी अपना ये रोल प्ले करता है। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स टू अनदर ऑर्गेनल। इसका मेन जो काम होता है ये क्या होता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बोहाइड्रेट्स और अदर, मतलब एक तो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम होता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अदर कार्बोहाइड्रेट्स का भी ये ट्रांसपोर्ट करता है टू द अनदर ऑर्गेनल, दूसरे ऑर्गेनल्स में, विच इंक्लूड जैसे कि ऐसे ऑर्गेनल्स कहाँ ये ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि लाइसोसोम्स में करता है, गोल्गी एपरेटस में करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में करता है, और बहुत सारे ऐसे अदर ऑर्गेनल्स होते हैं जहाँ पर ये प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट को ये ट्रांसपोर्ट करता है। दे प्ले अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल फ्रेमवर्क। ये इस स्केलेटल फ्रेमवर्क में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे प्रोवाइड द इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द सेलुलर इंट्रैक्शन, क्योंकि इसके पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे बहुत सारी सेलुलर रिएक्शन परफॉर्म करती हैं, इसलिए जब वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेलुलर रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग सेल डिवीज़न। इसका बहुत ज़्यादा ये हेल्प भी करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में सेल डिवीज़न के दौरान। They play a vital role in the synthesis of protein, lipids, glycogen and other steroid like cholesterol, progesterone and testosterone etc. इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, लिपिड की सिंथेसिस में, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में, और अदर दूसरे एस्टेरॉइड जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ईआर का। द मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है सेल्स को। ईआर मेम्ब्रेन पोजेस साइट फॉर द नंबर ऑफ एंजाइम्स एंड द साइटोक्रोम्स टू कैरी आउट स्पेसिफिक रिएक्शंस। ईआर की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, ये इसलिए ये पोजेस करती है साइट्स फॉर अ नंबर ऑफ एंजाइमेटिक एंजाइम्स एंड साइटोक्रोम्स टू कैरी आउट स्पेसिफिक रिएक्शन। इसलिए वहाँ पर एंजाइम्स और साइटोक्रोम्स वहाँ पर आकर के अपना उसकी साइट भी होती है जो कि स्पेसिफिक रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। द लार्जर सरफेस एरिया इज़ यूजफुल फॉर द रैपिड सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल्स, क्योंकि इसके पास सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है किसी बायोकेमिकल की रैपिड सिंथेसिस के लिए, मतलब तुरंत सिंथेसिस जिसकी हो जाए। एंड लिंक ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है इसमें, प्रोटीन का प्रोटीन फोल्डिंग भी असिस्ट करता है। कुछ अदर फंक्शन भी हैं ईआर के, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड की सिंथेसिस भी करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक कंपाउंड, जीनोबायोटिक कंपाउंड को ये डिटॉक्सिफाई भी करता है, मतलब इसको और लेस हार्मफुल करता है, क्योंकि जीनोबायोटिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, तो इसको ये डिटॉक्सिफाई करता है, इससे इसकी जो टॉक्सिटी है वो थोड़ी और कम हो जाए, इसलिए बॉडी को थोड़ा कम हार्म पहुँचे। और ये जो डायग्राम है ये आप अपने एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लर्न करने के लिए भी ये डायग्राम थोड़ा सही है, जिससे आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं किसी भी डायग्राम को, उसके फंक्शन को। सो ये जो डायग्राम ये डिफाइन करता है फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली 11 इसके फंक्शन है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्केलेटल फ्रेमवर्क फॉर्मेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, रेगुलेट्स कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, formation of disulfide bond, possess site for enzymes
and the side for protein synthesis. These are all the functions of the endoplasmic reticulum, which are very very useful for the cell and the body. So this is all about the endoplasmic reticulum. So if you like the video, then please hit the like button and subscribe to my channel. In case you want any handwritten notes of any topics of the life science, you can also mail me at lifescienceNotespedia@gmail.com. I will write the email ID in the description box below also. So thank you very much for joining us. Stay healthy and keep updated yourself. Thank you.